नमस्कार। दुनिया के 7 अजूबों में मिस्र के पिरामिड, हाँ, गीजा के पठार पर खड़े ये हजारों साल पुराने ढांचे आज भी हमें हैरान करते हैं अपनी विशालता से, अपने रहस्य से। एक सवाल हमेशा मन में आता है, इन्हें बनाया कैसे गया? मतलब उस जमाने सोचिए, ना आज जैसी मशीनें, ना कंप्यूटर। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी इमारतें तो है नहीं, लाखों टन पत्थर, और वो भी इतनी सटीकता से तराशे हुए, जमाए हुए। अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, और इसी अविश्वसनीयता की वजह से कई तरह की कह सकते हैं कि फैंटास्टिकल बातें भी होती हैं, है ना? हाँ, जैसे कि क्या ये एलियंस ने बनाए, या फिर लाखों गुलामों को कोड़े मार मार कर बनवाया गया, उनकी जानें गईं। और कुछ तो ये भी सोचते हैं कि भाई उस जमाने में तकनीक नहीं थी, तो शायद जादू, कोई रहस्यमय शक्ति। सही कहा, ये मिथक बहुत चलते हैं क्योंकि पिरामिडों का स्केल इतना बड़ा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन मिथकों से परे जाकर देखें, पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, क्या ये वाकई इंसानी बूते के बाहर था, या फिर ये प्राचीन मिस्रवासियों की जबरदस्त इंजीनियरिंग और संगठन क्षमता का कमाल था। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन आम मिथकों से। पहला कि भाई ये इतने विशाल और सटीक हैं कि इंसान बना ही नहीं सकते, जरूर एलियंस का काम होगा। दूसरा, हॉलीवुड फिल्मों वाला लाखों गुलाम, क्रूरता, मौतें। हाँ, वो तस्वीर तो बहुत बनी हुई है। और तीसरा कि उस जमाने में तकनीक थी कहाँ, पहिया भी ठीक से इस्तेमाल नहीं होता था माल ढुलाई के लिए, तो शायद जादू या कोई और शक्ति। बिल्कुल, और यहीं से बात दिलचस्प होती है, क्योंकि जब हम सबूतों को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। अच्छा। और सबसे पहले उस गुलाम वाले मिथक को ही लेते हैं। ये दशकों तक माना गया, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो खुदाई हुई है, खासकर गीजा में पिरामिडों के पास, डॉक्टर मार्क लेहनर और डॉक्टर जाही हवास जैसे पुरातत्वविदों की टीमों ने जो खोजा है, उससे ये धारणा बिल्कुल बदल गई है। क्या मिला है वहां? एक पूरा गांव मिला है, मजदूरों का गांव। और ये कोई अस्थायी कैंप नहीं था, बाकायदा पक्के घर, बड़ी बड़ी रसोइयां, मतलब बेकरियां, जहां रोज हजारों रोटियां पकती थीं। हजारों रोटियां? हाँ, मछलियों, जानवरों की हड्डियों के ढेर मिले हैं। पता चलता है कि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, और सबसे जरूरी बात, क्या? उनकी कब्रें मिली हैं। कब्रें? हाँ, पिरामिडों के पास ही, और उनमें शवों को सम्मान से दफनाया गया है, साथ में औजार, बर्तन, रोजमर्रा की चीजें। गुलामों को ऐसा सम्मान नहीं मिलता था। अरे वाह, मतलब ये एक पूरा समुदाय था, सिर्फ काम नहीं बल्कि एक जीवन था वहां, और सम्मानजनक अंतिम संस्कार। ये तो वाकई बड़ा सबूत है कि वो गुलाम नहीं थे। निश्चित रूप से सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कुशल कारीगर थे, अनुभवी श्रमिक थे, शायद देश के अलग अलग हिस्सों से इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए बुलाए गए थे। उन्हें नियमित रूप से अच्छा खाना मिलता था, प्रोटीन वाला खाना, मांस, मछली, रहने की ठीक ठाक व्यवस्था थी, और यहाँ तक कि मेडिकल केयर के भी सबूत है। मेडिकल केयर भी? हाँ, कुछ कंकालों पर हड्डियां टूटने और फिर उनके ठीक होने के निशान मिले हैं, मतलब उनकी देखभाल होती थी। तो ये बात साफ है कि ये श्रमिक समाज का एक अहम हिस्सा थे, कुशल पेशेवर थे। ये कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं, बल्कि एक संगठित राष्ट्रीय प्रयास लगता है। ये जानकारी तो पूरी सोच ही बदल देती है। गुलाम नहीं बल्कि कुशल और सम्मानित श्रमिक। अच्छा, तो फिर अगला सवाल, लोग तो थे, पर वो पत्थर इतने भारी, कई कई टन वजन के, वो कहां से आए और कैसे लाए गए? कहते हैं महान पिरामिड में कोई 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं। बिल्कुल, और ये पत्थर भी अलग अलग जगह से आए। जो मुख्य ढांचा बना है वो ज्यादातर हल्के पीले चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना है, जो गीजा पठार पर ही पास की खदानों से काटा गया। अच्छा, वो तो लोकल था। हाँ, लेकिन जो बाहरी परत थी चिकनी सफेद वाली, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का टूरा लाइमस्टोन था। वो नील नदी के पार टूरा की खदानों से लाया गया। ओके। और सबसे कमाल की बात, अंदर के जो खास कमरे थे, जैसे राजा का कक्ष या जो भारी लिंटल सरदल थे, उनके लिए गुलाबी ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ, और वो ग्रेनाइट आया असवान से। असवान से? वो तो बहुत दूर है। हाँ, दक्षिण में 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। 800 किलोमीटर? और ग्रेनाइट तो बहुत भारी होता है। इतना वजन इतनी दूर से कैसे लाए होंगे? क्या थी तकनीक उनके पास? यही तो उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। उन्होंने प्रकृति का बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया। नील नदी, वो उनकी लाइफलाइन थी। पत्थरों को खादान से नदी तक लाने के लिए शायद स्लेज या ढलान का इस्तेमाल किया होगा।
फिर उन्हें बड़ी लकड़ी की नाव या बजरों पर लादा जाता था। नाव पर? हाँ, और यहाँ एक और चालाकी थी। नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी, पानी का लेवल बढ़ता था, नदी चौड़ी होकर निर्माण स्थल के काफी करीब तक आ जाती थी। अच्छा। और सबूत ये भी बताते हैं कि उन्होंने नदी से लेकर निर्माण स्थल के पास तक नहरें भी खोदी थीं। एक तरह का बंदरगाह बना लिया था। नहरें मतलब पानी को और करीब ले आए? बिल्कुल। इन नहरों और बाढ़ के पानी के रास्ते ये भारी पत्थर नावों पर लदकर समझिए सीधे कंस्ट्रक्शन साइट के दरवाजे तक पहुंच जाते थे। ये कोई जादू नहीं, ये वाटरवे इंजीनियरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग और पानी का सही इस्तेमाल। ठीक है, तो पत्थर खदान से कटे, नावों से साइट तक आ गए। अब वो $1 मिलियन सवाल, इन भारी पत्थरों को कुछ तो कहते हैं 50 टन से भी ज्यादा के थे, सैकड़ों फीट ऊपर कैसे चढ़ाया गया? यहीं पर रैम थ्योरी आती है ना? ये क्या थी? हाँ, रैम थ्योरी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली व्याख्या है। बेसिक आइडिया यह है कि पत्थरों को लकड़ी की मजबूत स्लेज पर रखते थे, फिर हजारों मजदूर रस्सियों से खींचकर इन्हें मिट्टी, ईंट, मलबे से बने एक ढलान वाले रास्ते यानी रैंप से ऊपर ले जाते थे। अच्छा, एक ढलान बना दी। हाँ, पर ये रैंप कैसा था, इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ मानते हैं कि एक सीधा बहुत लंबा रैंप था जो पिरामिड के एक तरफ से ऊपर जाता था। सीधा? पर पिरामिड तो बहुत ऊंचा है, रैंप कितना लंबा बनाना पड़ता? यही दिक्कत है। पिरामिड ऊंचा होता जाएगा तो रैंप बहुत ज्यादा लंबा और शायद अस्थिर भी हो जाता। इसलिए दूसरी संभावनाएं हैं, जैसे जिगजैग रैंप, जो पिरामिड के एक ही फेस पर सांप की तरह मुड़ता हुआ ऊपर जाए, या फिर स्पाइरल रैंप, जो पिरामिड के चारों तरफ लिपटता हुआ ऊपर बढ़े। इसका फायदा यह कि कम मटेरियल लगता और हर तरफ पत्थर पहुंचा सकते थे। स्पाइरल रैंप। हाँ, और पुरातत्वविदों को ऐसे रैंप के कुछ आधार या अवशेष मिले भी हैं पिरामिडों के पास, तो ये थियरीज हवा में नहीं है। लेकिन कौन सा रैंप मेन था या क्या अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रैंप यूज हुए, ये अभी भी बहस का मुद्दा है। और इसी रैंप और स्लेज से जुड़ी वो गीली रेत वाली बात, ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर इसका विज्ञान क्या था? ये वाकई कमाल की खोज है। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लैब में स्लेज पर वजन रखकर रेत पर खींचा। सूखी रेत पर खींचने में बहुत जोर लगता है क्योंकि रेत स्लेज के आगे जमा हो जाती है। हाँ, धंसती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेत में थोड़ा पानी मिलाया, बस इतना कि वो नम हो जाए, तो घर्षण एकदम कम हो गया। कितना कम? लगभग आधा। पानी रेत के कणों के बीच कैपिलरी ब्रिज बनाता है, रेत थोड़ी सख्त हो जाती है और स्लेज आसानी से फिसलती है। अच्छा, आधा। ये तो जबरदस्त बात है। मतलब सिर्फ पानी डालना नहीं, सही मात्रा में डालना। ये तो प्रैक्टिकल फिजिक्स का कमाल है, बिना किसी मशीन के। और मजे की बात, प्राचीन मिस्र के कुछ चित्रों में ऐसा दिखाया भी गया है कि स्लेज के आगे कोई पानी डाल रहा है। पहले लोग इसे कोई धार्मिक रस्म समझते थे, पर अब लगता है ये साइंस था। बिल्कुल। अच्छा, रैंप थ्योरी के अलावा एक और मॉडल आजकल चर्चा में है, आंतरिक रैंप थ्योरी, जिसे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जॉन पियर हाउडन का मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है। होदिन का मानना है कि पिरामिड का निचला हिस्सा, मान लीजिए पहली 1/3 ऊंचाई तक, पत्थर पहुंचाने के लिए शायद एक बाहरी सीधे रैंप का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बाद उस बाहरी रैंप को हटा दिया गया और बाकी ऊंचाई के लिए पिरामिड के अंदर ही बाहरी दीवारों से थोड़ा अंदर एक सुरंग जैसा ऊपर चढ़ता हुआ स्पाइरल रैंप बनाया गया। पिरामिड के अंदर? हाँ, मतलब जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा हुआ, अंदर ही अंदर एक रैंप बनता गया। इसका फायदा ये कि बाहरी रैंप की जरूरत खत्म हो गई, जो ऊंचाई पर वैसे भी मुश्किल हो जाता। अंदरूनी रैंप, ये तो सोचने में ही गजब है। पर क्या इसके सबूत हैं? यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं है जो सीधे सीधे ऐसे अंदरूनी रैंप की पुष्टि करे। हालांकि कुछ स्कैनिंग तकनीकों से पिरामिड के अंदर कुछ ऐसी जगहें दिखी हैं जहां घनत्व कम या ज्यादा है, जो शायद ऐसे किसी स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती हो, पर पक्का नहीं है। लेकिन हुडन ने 3D कंप्यूटर मॉडलिंग से दिखाया है कि यह तरीका संभव था, इंजीनियरिंग के हिसाब से ठीक था। तो ये सवाल तो है कि क्या मिस्रवासी इतने चतुर थे कि उन्होंने ऐसा कुछ बनाया, या शायद बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के रैंप इस्तेमाल हुए। और एक बात और,
कभी कभी पानी या हाइड्रोलिक मदद की बात भी आती है, क्या इसमें कोई दम है? ये विचार भी रखा गया है कि शायद नहरों, तालों या किसी काउंटरवेट सिस्टम से पानी के प्रेशर या उछाल का इस्तेमाल करके पत्थरों को ऊपर खींचने में मदद ली गई हो। लेकिन सच कहूं तो यह भी ज्यादातर अटकलें ही है। इसके पक्ष में सबूत बहुत कम है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स रैंप और इंसानी मेहनत को ही मुख्य तरीका मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं औजारों पे। बिना लोहे के औजारों के इतना सख्त पत्थर, खासकर ग्रेनाइट, कैसे काटा और तराशा गया? खुदाई में तो तांबे की आरियां और छिनियां मिली हैं। तांबा तो नरम होता है। हाँ, यही सवाल आता है मन में, पर इसका जवाब है घर्षण और अपघर्षक। माना जाता है कि वो तांबे के औजारों के साथ क्वार्ट्ज रेत जैसा कोई सख्त पदार्थ इस्तेमाल करते थे। आरी या छीनी चलाते समय लगातार रेत डालते जाते थे। तांबे का औजार बस रेत को पत्थर पर रगड़ने का काम करता था। असली कटाई रेत से होती थी। अच्छा, मतलब तांबा सिर्फ एक होल्डर था, काम रेत करती थी। बिल्कुल, धीमी प्रक्रिया थी पर कारगर थी। और जो बहुत ही सख्त पत्थर थे जैसे ग्रेनाइट, उन्हें तोड़ने या मोटा आकार देने के लिए डोलेराइट जैसे और भी ज्यादा सख्त पत्थरों के बने भारी हथौड़ों का इस्तेमाल होता था। ओके। और ट्रांसपोर्ट के लिए आपने बताया लकड़ी की स्लेज, खींचने के लिए रस्सियां। हाँ, मजबूत मोटी रस्सियां, शायद पपायरस या खजूर के रेशों से बनी हुई, हजारों मजदूर मिलकर खींचते थे। सोचकर ही लगता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा। ये सब सिर्फ औजार या तकनीक की बात नहीं है। इतने सारे लोगों को एक साथ काम पर लगाना, उनमें तालमेल बिठाना, ये कैसे हुआ? बिल्कुल, संगठन शायद सबसे अहम चीज थी। सबूत बताते हैं कि मजदूरों को छोटी छोटी टीमों या गैंग्स में बांटा गया था, शायद 20-50 लोगों के ग्रुप्स। गैंग्स? हाँ, और फिर इन गैंग्स को मिलाकर बड़े डिवीजन बनते थे। और दिलचस्प बात ये कि इन गैंग्स के अपने नाम भी होते थे। नाम जैसे एक का नाम मिला है खुफू के दोस्त और एक का मैनक्योर के शराबी। मैनक्योर के शराबी ये तो मजेदार है। हाँ, ये नाम मजाकिया लगते हैं, पर ये दिखाते हैं कि टीमों में एक पहचान थी, गर्व की भावना थी, शायद आपस में थोड़ी कंपटीशन भी रहती हो। मतलब काम बहुत व्यवस्थित था। ये कमाल है, मतलब वो रोबोट की तरह नहीं थे, उनमें एक मानवीय पहलू था, टीम स्पिरिट थी। बिल्कुल, और इस सब के पीछे लॉजिस्टिक्स, वो तो असाधारण था। सोचिए, रोज 20-30 हजार लोगों के लिए खाना, पानी, रहने की जगह, औजार, कितना बड़ा मैनेजमेंट। हाँ, वो बेकरी वाली बात। हाँ, विशाल बेकरियां, कसाई खाने मिले हैं। अनुमान है कि रोज हजारों किलो रोटी, मांस, मछली, बियर सब मुहैया कराया जाता था। लकड़ी जैसी चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थीं। ये सब बिना एक मजबूत केंद्रीय सरकार, बेहतरीन प्लानिंग और रिकॉर्ड रखने के सिस्टम के मुमकिन ही नहीं था। पिरामिड सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी चमत्कार है। तो ये सिर्फ पुरानी बातों या अंदाजों पर आधारित नहीं है, आजकल भी इसे परखा गया है। हाँ बिल्कुल, कई टीमों ने, जैसे मार्क लेनर की टीम ने, या टीवी प्रोग्राम्स के लिए भी आधुनिक प्रयोग किए हैं। उन्होंने प्राचीन तकनीकों को दोहराने की कोशिश की है। लकड़ी की स्लेज, पपायरस की रस्सियां, गीली रेत, इनका इस्तेमाल करके कई टन के पत्थर खींचे हैं, छोटे रैंप पर चढ़ाए भी हैं। और इन प्रयोगों ने बार बार साबित किया है कि सही संख्या में लोग, सही तकनीक, फिजिक्स के आसान नियमों का इस्तेमाल और अच्छा संगठन, इनसे ये काम इंसानों द्वारा बिल्कुल संभव था। एलियंस की जरूरत नहीं थी। किसी एलियन या जादू की जरूरत नहीं थी। और हाँ, वो 3D सिमुलेशन वाली बात भी है। दसॉल्ट जैसी कंपनियों ने हुडीन के आंतरिक रैंप मॉडल को कंप्यूटर पर बनाकर उसकी व्यवहारिकता जांची है। और वो संभव पाया गया। हाँ, सिमुलेशन बताते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से वो मॉडल संभव और व्यवहारिक है। इससे उस थ्योरी को बल मिला है, भले ही जमीनी सबूत अभी उतने मजबूत ना हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो तस्वीर अब काफी साफ लगती है। पिरामिड एलियंस या जादू नहीं, बल्कि मानव श्रम, योजना, व्यावहारिक विज्ञान और संगठन का नतीजा थे। पत्थर दूर से काटे गए, नील नदी और नहरों से लाए गए, और बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि कुशल, सम्मानित पेशेवर थे। तो असल कहानी इंसानी संकल्प, बुद्धि और सहयोग की है, जो शायद एलियंस वाली कहानियों से ज्यादा प्रेरणादायक है। बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि मोटी तस्वीर साफ है, पर कुछ बारीकियां अभी भी हैं जिन पर शोध जारी है। जैसे कौन सा रैंप मॉडल असल में इस्तेमाल हुआ, बाहरी, जिगजैग, स्पाइरल या सबका मिश्रण। हाँ, वो आंतरिक रैंप वाली बात भी है। बिल्कुल, क्या वो सच में था? उसके सबूत कब मिलेंगे? पत्थरों को आखिरी जगह पर कैसे फिट किया गया? लीवर वगैरह का कितना इस्तेमाल हुआ?
क्या पानी का कोई रोल था, भले ही छोटा? ये सवाल अभी बाकी है। हाँ, और इनके जवाब भविष्य के शोध से मिलेंगे। नई तकनीकें शायद और मदद करें, और ये खोज हमें सिर्फ पिरामिड नहीं बल्कि उस पूरी सभ्यता की सोच, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनके समाज के बारे में और गहराई से सिखाती है। तो अंत में मिथक बनाम हकीकत यही है। मिथक कहते हैं एलियंस, गुलाम, जादू। हकीकत कहती है इंसानी बुद्धि, विज्ञान, संगठन। ये मानव इतिहास का एक महान इंजीनियरिंग चमत्कार है। बिल्कुल, जो हजारों साल बाद भी हमें हैरान करता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है कि इतना बड़ा काम इतनी सटीकता से 4,500 साल पहले कैसे हुआ? ये उस समाज के बारे में क्या बताता है? उनकी सामाजिक संरचना, राजा यानी फिरौन की ताकत, और सबसे बढ़कर उनकी संगठन क्षमता और संसाधन जुटाने की काबिलियत। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक समाज ने बिना आज की तकनीक के इतने बड़े लक्ष्य के लिए अपने हजारों लोगों, संसाधनों और ज्ञान को एकजुट किया और मैनेज किया। ये सिर्फ पत्थर की कहानी नहीं, ये इंसानी संगठन और महत्वाकांक्षा की कहानी भी है। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पिरामिड निर्माण के पीछे की हकीकत को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। इस्तेमाल हुआ।